ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान काम है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन देखोगे तो जेईई कई बार पूछ चुका है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन जो होता है इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत आसान है, मतलब एक कंसेप्ट ठीक से समझ लो, इस तरह क्वेश्चन आपसे करता है। मतलब 4 to 5 टाइम तो ऑलरेडी पूछ चुका है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, cos ऑफ बीटा sin ऑफ बीटा दिया है। अब tan टू अल्फा निकालना है। tan टू अल्फा निकालना है, पहले क्या करो, इसको क्या करो, इस तरह से बैलेंस करके देखो। तो बताओ tan टू अल्फा को अगर आप सॉल्व करोगे तो tan टू अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख ही सकते हो। तो बीटा से बीटा क्या होगा, कैंसिल आउट, tan टू अल्फा हो जाएगा। साधारण बात। यहाँ पर टू अल्फा को क्या किया हम लोग, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिख लिए। अब ये जो फॉर्मेट हो गया, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इनको क्या हो जाएगा tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना। tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। अब आपको करना क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो cos अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना -1/10 और sin अल्फा प्लस बीटा कितना 3/8। तो यहाँ से समझो, अगर आपको देखा जाए cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/10 हो, तो आप सबसे पहले ये पता करो कि भाई ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं होता। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये तो श्योर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। पर ये किस क्वाड्रेंट में कैसे पता करो, तो बहुत आसान है। देखो अल्फा वैल्यू कितना है, 0 से 60 है। अल्फा वैल्यू देखोगे यहाँ से, ये अल्फा वैल्यू कितना है, 0 से 60 के बीच में है, π/3 है। और बीटा वैल्यू कितना आता, 0 से π/4 के बीच में है कि नहीं। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना हो जाएगा अपना 105 डिग्री। π/3 प्लस π/4 कर लोगे इस बात, तो π/3 प्लस π/4 को कितना आ जाएगा 7/12 आ जाएगा। ये आ जाएगा 7/12 आ गया। 7/12 का मतलब किस क्वाड्रेंट में, ये जो वैल्यू 105 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में इंटर कर गया। और ये cos का वैल्यू क्या दिया है, नेगेटिव दिया है। इसका मतलब ये जो cos है किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है। क्योंकि tan जब निकालने लगोगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में है ये। तो अगर आपको ये नहीं पता किस क्वाड्रेंट में है तो आप कैसे tan की वैल्यू बताओगे, क्योंकि नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले कैसे डिसाइड करोगे। तो आप यहाँ पर आप श्योरली डिसाइड कर सकते हो कि भाई जीरो का वैल्यू 0 से 105 डिग्री के बीच में है। अब 0 से 105 तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों आ जाता है, समझा ना बात। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव देने का मतलब क्या होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है ना। 0 से 105 में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव देता है इसलिए इसका मतलब हम लोग क्या मान के चलते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लेकिन नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, इस सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, ये डिसाइड कर लोगे और यहाँ से क्या पता चल गया आपको कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और इस क्वाड्रेंट को हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यानी किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आपको दिमाग में लग गया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं है, फोर्थ में तो वैसे पॉजिटिव हो जाता, थर्ड में क्यों नहीं है। क्योंकि जब दोनों को ऐड कर रहे थे वैल्यू कितना आ रहा, 0 से 105। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू होता है, 180 के बाद शुरू होता है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट जाने का कोई चांस ही नहीं बनता है इसका कॉस का, है ना। ये पक्का पक्का कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब उसमें तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ऐसे ही देखोगे तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री है क्या, 45 डिग्री है। तो सब्ट्रैक्ट करने कितना आएगा, 0 से 15 के बीच में आएगा, और वो पक्का पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो उसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। तो यहाँ पर ये देखो tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा को निकालना पड़ेगा। तो tan अल्फा प्लस बीटा कहाँ से निकालो, इससे निकालोगे। तो d की वैल्यू कितना हो गया 1, h की वैल्यू कितना हो गया 10, तो p की वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 10 के स्क्वायर माइनस 1। तो 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90 का मतलब कितना हो गया, ये 3 टू 11, 3 टू 11 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 टू 11 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1, यानी -3 टू 11 आ रहा है 10 में। अब आपको क्या निकालना है, sin अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है। तो sin अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, ये वैल्यू कितना है 3/8। ये क्या हो गया 3/h, है ना। t की वैल्यू कितना हो गया 3, और h की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब आप यहाँ से d फाइंड कर दो, d फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका रूट वेक्टर 8 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 64 माइनस 9, 64 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा 55, 55 ये है ना, 55 आ गया। 55 का मतलब कितना हो जाएगा ये आपका 55, या √5 × √11 लिख सकते हो आप इसको। अब यहाँ से अगर आप tan अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड करोगे तो tan अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, t/d। तो t की वैल्यू कितना है 3 और d की वैल्यू कितना है √5, तो 3/55 आ गया। और ये तो समझ में यहाँ तक।
तो tan अल्फा माइनस बीटा आ गया और tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया। ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये प्लस क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब आपको क्या करना है, इसको पुट कर देना यहाँ पर। तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको जो वैल्यू आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा के वैल्यू सॉल्व करने के जाओगे तो यहाँ से tan 2 अल्फा को आ जाएगा tan 2 अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस बीटा, tan प्लस बीटा वैल्यू कितना आ गया? -3 रूट 11 -3 रूट 11 आ गया। और यहाँ से प्लस ऑफ इसका वैल्यू कितना आता है? 3 बाय रूट 55, तो 3 बाय रूट 55 को वापस लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस दिया जाएगा आपका 1 माइनस दिया जाएगा माइनस ऑफ 3 रूट 11 यानी प्लस 3 रूट 11 और ये आ जाएगा आपका इनटू 3 बाय 255। क्लियर बात क्या है? अब इसको सॉल्व करके फॉर्मूला तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ 3 रूट 11 इनटू रूट 55 प्लस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय रूट 55 कैंसिल होगा नीचे से, ये कितना आ जाएगा? रूट 55 प्लस ऑफ 9 रूट 11 क्या जाएगा? ठीक है, यहाँ समझ आ रहा है बात? अब आपको क्या करना है, यहाँ से कंपैरिजन करना है। तो देखो इसमें से 3 कॉमन लिया गया, यहाँ से रूट 11 कॉमन है तो पहले कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से देखोगे इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो तो क्या लिख लोगे इसको बताओ? ये हो जाएगा माइनस ऑफ रूट 11 इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? रूट 55 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा आपका? रूट 11 कॉमन ले लोगे, ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? रूट 5 प्लस ऑफ 9 याद आ जाएगा। अब आप कंपेयर करो, कंपेयर करके देखो क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखो s का वैल्यू कितना हो जाएगा? इससे कंपेयर करो, s प्लस रूट 5 है और नीचे में कितना है? 9 प्लस रूट 5 है, इसका मतलब s का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। s का वैल्यू 9 हो गया। अब s का वैल्यू 9 हो गया, अब आपको क्या पता करना है? यहाँ पर r का वैल्यू पता करना है। तो देखो 1 माइनस रूट 11 इनटू रूट 55 है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो r की जगह पे r रूट 5 को किससे इक्वेट करेंगे? रूट 11 इनटू रूट 55 से इक्वेट करेंगे। तो r के वैल्यू जो हम इक्वेट करोगे यहाँ पर r का वैल्यू, तो r जो होगा r रूट 5 आप इक्वेट करोगे यहाँ पर किससे? रूट 11 इनटू रूट 55 से। तो यहाँ से देखोगे तो रूट 5 से क्या आ जाएगा? रूट 11 आ जाएगा। तो r का वैल्यू क्या मिलेगा? 11 आ जाएगा। तो रूट 11 इनटू रूट 11 क्या होगा? 11 हो जाएगा। तो s का वैल्यू 9 हो गया, r का वैल्यू कितना हो गया? 11 हो गया। अब यहाँ से बोला जा रहा था कि r और s दोनों क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आपको अगर यहाँ से देखोगे तो r का वैल्यू 11 s का 9 आया, इसका मतलब करेक्ट निकाले हो, है ना? अब r प्लस s के वैल्यू पूछा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? 20। और ये करना चाहिए, और ये इस साल का क्वेश्चन है, ठीक है? तो मतलब ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कई बच्चे समझ जाएंगे। ये अगर डिसाइड नहीं कर पाए किस पॉइंट में है या सीधे डायरेक्टली बना दिया, ज्यादा सोचा ही नहीं, तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आइए सर में ये आप ध्यान रखना। इस तरह क्वेश्चन एक और पूछ चुका है पहले, जिसमें पूछा था कि इसका वैल्यू बताओ और बताओ कि किस क्वाड्रेंट में, वो क्वेश्चन में हम करवाते हैं आपको, तो वो देखोगे कि किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन बनाने के साथ साथ आपको क्वाड्रेंट भी डिसाइड करने आना चाहिए। और क्वाड्रेंट डिसाइड करना बहुत आसान काम है, बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक करने की जरूरत नहीं है। आपको अल्फा बीटा दिया है, अगर आपको पता करना अल्फा प्लस बीटा किधर होगा तो दोनों को ऐड कर देना। अगर आपको मान लो कि सब्ट्रैक्शन अल्फा माइनस बीटा पता करना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, और फिर आप देख लेना कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सोच सकते हैं। क्लियर है बात? बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हो। इसका आंसर कितना हो जाएगा? r प्लस s बराबर 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? समझ गए बात? एक बार कैसे अल्फा प्लस बीटा का एंगल कैसे लिए हुए बता दो। एंगल देखिए, एंगल आपको दिया है, एंगल कितना दिया? अल्फा वैल्यू 0 से 60 और बीटा वैल्यू कितना दिया? 0 से 45। तो हमें अगर प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा का है दोनों का ऐड कर दो, 0 0 वैल्यू 0 आ जाएगा, 60 और 45 ऐड करो तो 105 हो जाएगा। अब 0 से 105 में कुछ भी हो सकता है, 0 से 105 मतलब क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि क्या होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? इसके वैल्यू से डिसाइड करेंगे। अगर ये प्लस 1/10 दे रखा होता तो ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा है। अगर ये, क्योंकि अगर हम लोग 0 से 90 देखोगे ये क्या होता है? 0, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 90 डिग्री और 105 का और यहाँ हो जाएगा, है ना? ये मान लो 105 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। अगर cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, cos अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 1/10 होगा, इसका मतलब मानते हैं कि ये वो यहाँ पर है फर्स्ट पॉइंट में। लेकिन अगर cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या आया था? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अब हमको पता है कि भाई cos नेगेटिव तो हो नहीं सकता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब पक्का वो यहाँ पर है ना? तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अब हम किसी का भी वैल्यू निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में, हमको सेकंड क्वाड्रेंट का जूम करके निकालेंगे। अब इससे क्या होगा, क्योंकि हमको पता है tan जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, tan सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, इसका मतलब tan की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे।
अगर ये प्लस होता तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट मानते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। तो जो बच्चा इस बात को ध्यान नहीं देगा वो फिर गलत कर देगा इस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। क्लियर बात, आगे समझ में ये वाला, तो आप लोग इसको इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा और बोलो सुनिए, हम देखो tan को अल्फा पूछ रहा है आपसे, है ना, तो फिर से सेम प्रोसेस आप इसको सॉल्व करो। tan को अल्फा इसको क्या हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हो, है ना। क्या करो, बीटा को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहाँ से होगा क्या, इसको a मान लो, इसको b मान लो, tan a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लगेगा, tan a प्लस ऑफ tan b डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार पूछा गया इस तरह क्वेश्चन, तो आप पूरा ये कंसेप्ट और बहुत इजी कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, आप इजी हैंडल कर सकते हो इसको। तो आपको क्या करना है, पहले वो अल्फा को इस तरह से ब्रेक कर देना, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा बीटा पाई 0 से पाई 4 के बीच में कोई टेंशन ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रहा है। अब यहाँ पर cos अल्फा प्लस बीटा 3/5 है, sin अल्फा प्लस बीटा 5/13 है, तो यहाँ से tan निकाल दो। तो देखो cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर 3/5 है, तो यहाँ से आपको tan निकल जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने के लिए जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो b/h, तो t निकाल दो, t का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, t का वैल्यू पता करो। तो अगर t की वैल्यू यहाँ से पता करोगे, t की वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3 क्लियर है बात। अब इसके बाद sin अल्फा प्लस बीटा है, तो sin अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है आपके पास, sin अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 5/13। अगर ये 5/13 है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, ये निकल जाएगा, मतलब b निकालो, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 12 आ जाएगा। तो tan अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा वैल्यू आ जाएगा आपका 5/4। ठीक है, याद है। अब इस वैल्यू क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो tan टू अल्फा इस बस क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4/3 प्लस ऑफ 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 इनटू 5/12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 12 40 कितना 48 जो हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 48 36। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 36, तो 36 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 58 63 आ जाएगा, 63 बाय और हो जाएगा 16, तो 63 बाय 16 उसका आंसर है आप लोगों का। तो 63/16 जो है आंसर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो पिछला क्वेश्चन जो था और ये क्वेश्चन में देखो कोई खास डिफरेंस नहीं है। पिछला क्वेश्चन अलग ज़्यादा अच्छा है, जो 2026 वाला क्वेश्चन है वो ज़्यादा बेटर क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पंगा है कि भाई नेगेटिव दे रखा था उसने, तो वो थोड़ा सोचना था। ये क्वेश्चन तो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, हाँ अगर आप लोग ये नहीं करने जानता है तो उसको लगेगा कि फिर कैसे बनाना, अदरवाइज ये क्वेश्चन इसी क्लियर बात उसको किस तरह सॉल्व करना, एक वैल्यू निकाल दो तो बाकी सब वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि देखोगे तो ऑलमोस्ट सब सेम तरह का क्वेश्चंस में दे रखा है आपको वैल्यूज। आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले देखो इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको जब आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या करोगे, देखो tan है, tan पे रह लो 1/10 75 को लिख सकते हो cos 75, ये बताओ जान पाइए 1/10 75 क्या लिख सकते हो cos 75 लिख सकते हो, 1/10 105 को क्या लिख सकते हो cos 105 लिख सकते हो, क्लियर है बात। और प्लस ऑफ tan 195 लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए, देन इसमें विकल्प तो नहीं होगा। अब ये बताओ tan 15 प्लस cos 75, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 15 प्लस ऑफ, इसको तुम लिख सकते हो cot ऑफ 90 माइनस 50 लिख सकते हो, है कि नहीं। cot ऑफ क्या होता है 90 माइनस 50, यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हो cot ऑफ 90 प्लस 50, होगा या नहीं होगा, तो क्या 105 है। tan 195 को क्या लिख सकते हो tan ऑफ 180 माइनस, tan ऑफ कितना हो जाएगा 180 माइनस, बता दो बात 180 प्लस 50 और इक्वल्स टू कितना हो गया 2, याद हो समझाना। तो ये जो पी हो गया tan 50 प्लस cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, tan 50 और cot 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cot क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस tan, और tan 180 प्लस 15 कितना हो जाएगा tan नहीं होगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्योंकि किस क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट tan क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, इसका मतलब ये क्या हो गया फुल tan 50,
2 tan 15 इक्वल्स टू कितना आ गया 2 2 से 2 कैंसिल कर दो एक वैल्यू क्या आ जाएगा 10 नहीं आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो tan 15 की वैल्यू निकाल दो। तो tan 15 की वैल्यू वैसे तो बहुत आसान है निकालना। tan क्या लिखो 45 minus 30 या 60 minus 45 भी लिख सकते हो। अब इसको ब्रेक कर दो तो क्या मिलेगा आपको tan 45 minus of tan 30 डिवाइडेड में क्या मिलेगा आपको 1 minus tan 45 into tan 30। ठीक है तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। अब tan 45 कितना होता है 1 minus tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये हो जाएगा 1 plus 1/√2। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका √3 minus 1/√3 plus 2। अब इसको क्या करोगे स्लैश कर देना। स्लैश करोगे किससे करोगे √3 minus 1/√3 minus 1 से स्लैश करोगे है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा √3 minus 1 का होल स्क्वायर ऊपर में। तो यहाँ से tan वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 plus 1 minus 2√3 डिवाइडेड बाय a plus b minus b को क्या होगा a स्क्वायर minus b स्क्वायर यानी 3 minus 1 2 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 4 minus 2√3 यानी 2 minus √3 आ जाएगा। इसका मतलब tan 15 वैल्यू कितना हो गया 2 minus √3 हो गया। ये बस मेरा तो tan 15 वैल्यू 2 minus √3 हो गया। एक किसके इक्वल है tan 15 के इक्वल है। इसका मतलब एक वैल्यू क्या हो जाएगा 2 minus √3 का वैल्यू आ गया। ठीक है एक वैल्यू कितना आ गया 2 minus √3। आपसे पूछा क्या जाता है a plus 1 का a की वैल्यू बताओ तो आप सॉल्व कर तो देखो a plus 1 का a का वैल्यू कितना है 2 minus 1 और प्लस 1 का a। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर 2 minus a का वैल्यू 2 minus √3 है तो 1 का a का वैल्यू क्या होगा 2 plus √3। और अगर आपको नहीं पता चले तो आपने जो लिख लेना इसको स्लाइस करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका 2 plus √3। ये पढ़ा है क्वालिटी क्वेश्चंस तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि अगर a का वैल्यू 2 minus √3 तो 1 का a कितना होगा 2 plus √3 क्योंकि इसका वैल्यू कितना है स्लाइस में 1 इक्वल है। तो यहाँ से √3 से √3 किया था वैल्यू कितना आ जाएगा 4 और 4 इसका आंसर। ठीक है इसका मतलब 1 plus 1 का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है लेकिन अब होता क्या है कि पे बच्चा क्या करता है कैसे सॉल्व करता है tan 15 वैल्यू निकालेगा फिर cos 75 का वैल्यू निकालेगा फिर cos 105 का निकालोगे tan 195 वैल्यू निकालोगे। अगर तुम सबका निकालोगे तो ये अपना टाइम के साथ साथ 2-3 क्वेश्चन और का टाइम लेके चला जाएगा। तो होगा क्या मतलब आप जानते हुए भी इस क्वेश्चन में टाइम लगा दोगे। तो थोड़ा सा सॉल्व करना जब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने आता है तो वहां पर थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करना है। ये नहीं कि हर क्वेश्चन टाइम देना जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है बहुत ज्यादा इजी है तो थोड़ा दिमाग लगाना कि कितना जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है बाकी ये सब भी जो है चीजें हम ये स्टेप भी हम रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि cos 75 को tan 15 लिख सकते हैं cos 105 को minus tan 15 लिख सकते हैं। तो इतना फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा पूरा लिखो। ठीक है ये आपको डायरेक्ट लिखना जरूरी ये सब क्वेश्चंस को ये हल कर सकते हैं। ठीक है समझ आ रहा है बात इसको नोट कॉट अल्फा वैल्यू 1 है सेक बीटा वैल्यू -5/3 है अल्फा पाई से 3/2 बीच में है बीटा जो पाई से 5 है। तो आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट होगा। ठीक है तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए कॉट अल्फा वैल्यू कितना दिया 1 दिया है सेक बीटा -5/3 अल्फा पाई से 3/2 है और बीटा क्या पाई से 5। तो यहाँ पर आपसे नीचे पाई से 3/2 में कौन सा पॉइंट हो गया थर्ड पॉइंट पाई से पाई कौन सा पॉइंट होगा सेकंड पॉइंट है tan अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो देखिए tan अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पर कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली कर सकते हो tan अल्फा प्लस tan बीटा बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा। आपको कॉट अल्फा दिया है tan अल्फा डायरेक्टली लिख सकते हैं और अल्फा वैल्यू 1 है तो tan अल्फा वैल्यू क्या 1 ही होगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो कॉट अल्फा की वैल्यू आपको 1 लिख दिया इसका मतलब tan अल्फा भी क्या होता है 1 बाय कॉट अल्फा होता है। ये जानते हैं ना आप लोग इसका मतलब 1 बाय 1 वैल्यू 1 होता है।
सेक बीटा वैल्यू देखिए आपको -5/3। देखो सेक बीटा वैल्यू अगर -5/3 दिया आपको तो आप tan बीटा निकालना पड़ेगा आपको। तो tan बीटा निकाल लो। tan बीटा के लिए क्या करोगे आप बोलो, या तो वहां पर h/d हो गया तो p निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। p निकालोगे तो कितना हो जाएगा, p निकाल लो, p वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 कितना हो जाएगा 5 तो हो जाएगा। तो tan बीटा वैल्यू क्या हो जाएगा 4/4 और b का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 है तो -4/3 हो जाएगा। और ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है। अब यहाँ से सॉल्व कर दो तो देखो tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये होगा tan अल्फा का वैल्यू कितना आपके पास 1 -4/3 डिवाइडेड बाय ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो कितना मिलेगा आपको 3 - 4 यानी -1/3 + 4/3 ये आ जाएगा -1/7। तो इसका वैल्यू तो -1/7 आ गया। इसका मतलब tan अल्फा प्लस बीटा वैल्यू तो आपका आ गया -1/7। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में, ये कैसे बताओ, तो ये जो आपको प्रोसेस पता है उस प्रोसेस को आप ध्यान में क्या बोलते हैं आपको। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अल्फा वैल्यू क्या दिया आपको ये बताओ पहले, पाई से 3/2 है ना, पाई से इसको सीधे से डिग्री में लिख लो बहुत आसान पड़ेगा 180 डिग्री और ये कितना हो गया 3/2 यानी कितना हो गया 270। सिंपल सी बात है ना। तो बीटा वैल्यू क्या आपका, बीटा की वैल्यू वो कितना पाई/2 से 90 डिग्री और ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री है ना। ये आपको दे रखा है, इस दोनों का ऐड कर लो 180 + 90 कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। अब 270 से आगे है तो आगे आप नहीं भी सॉल्व करते तभी बोल देते कि ये 4 में होगा सीधी बात, क्योंकि 3/2 के ऊपर जा रहा है ना ये, तो 3/2 ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया पक्का है कि 4 में होगा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये हो गया अल्फा प्लस बीटा और इसको आप ऐड कर दो 270 + 180 तो 270 + 180 करोगे ये कितना हो जाएगा 5 और यहाँ से देखोगे कितना हो जाएगा 450 है ना। तो 270 से 450 डिग्री के बीच में है। अब 270 से 450 किस वाले में होगा ये समझ में यहाँ से। तो देखिए अब यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए वैसे समझो कि देखो हमका पॉइंट यहाँ पर वापस ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है 3/2, ये क्या होता है 2 पाई। यहाँ समझ वाली बात आप लोग, इसके बाद ये क्या होता है 5/2 मतलब कितना होगा 450 डिग्री। ये कह रहा है कि 270 से 450, 270 से 450 का मतलब क्या होगा 3/2 से लेकर के और कितना तक चला जाएगा 5/2 तक जाएगा है ना। इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, यानी कि फोर्थ पॉइंट में भी हो सकता है और फर्स्ट पॉइंट में भी हो सकता है, दोनों बात है। लेकिन गुड tan अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है -1/7। अब ये जो है ये तो फर्स्ट पॉइंट में नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब पक्का किस पॉइंट में होगा फोर्थ पॉइंट में होगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आता तो हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट, लेकिन नेगेटिव आया तो हम लोग क्या बोलेंगे फोर्थ पॉइंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा फोर्थ पॉइंट। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आता है, सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको ये भी डिसाइड करने आना चाहिए कि क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करते हो। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, जो अल्फा बीटा दे रखा होगा ऐड कर देना और देख लेना किस क्वाड्रेंट में। जनरली होता क्या है 2 क्वाड्रेंट आ जाएगा एक साथ, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखे थे आप 2 क्वाड्रेंट आ गया था। अब आपको लगा कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आप इसका जब क्वाड्रेंट डिसाइड हो जाए उसके बाद क्या करो आप इसके वैल्यू को ऊपर जाओ, ये वैल्यू किधर है इसका, यस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना -1/7 आएगा। अब जब हम लोग ऐड किए तो हमें क्या पता चला कि 270 से 450 तक में जा सकता है, जिसके अंदर 2 क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो किस क्वाड्रेंट में हम इसको डालें, तो हम लोग देखेंगे ये कौन सा वैल्यू दे रहा है और ये वैल्यू कहते हैं नेगेटिव, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर वैल्यू देता पॉजिटिव इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह से आप क्वाड्रेंट को डिसाइड करोगे। तो ये कंप्लीट जो है ना कंसेप्ट है। तो इस तरह क्वेश्चन कभी भी आएगा ये दोनों कंसेप्ट को दिमाग में लेके चलना है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी वैल्यू पूछ देगा, जैसे पिछला क्वेश्चन वैल्यू पूछ दिया था, उससे पिछला क्वेश्चन क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ गया था, 226 वाले क्वेश्चन में दोनों की जरूरत था। तो आपको हर तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। और ये सब क्वेश्चन क्या है गिफ्टेड क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आपको ज्योमेट्री क्वेश्चन मिल जाए तो आप लकी पर्सन है, क्योंकि ज्योमेट्री क्वेश्चन होना तो टेस्ट क्वेश्चन होता है। इसका क्वेश्चन नहीं बनाने का मतलब है कि आप चाहते हैं कि आपको सिलेक्शन ना हो। हाँ मतलब जरूरत है जबरदस्ती का नहीं, हमको नहीं जानना है नहीं किया कि वैसा वाला हाँ। तो अगर देखो एग्जाम का सिंपल से कट गया है कि जो सबसे बनेगा वो आपसे तो बनना ही चाहिए, क्योंकि जो सबसे बन रहा है वो आपसे नहीं बनना तो वैसे भी बाहर है। जो सबसे बन रहा है वो तो बनना ही पड़ेगा। उसके अलावा ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे जो सबसे नहीं बनेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसा बनाना पड़ेगा जो बहुत कुछ लोगों से बने, तब जाकर सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपको मान लो ऑन एन एवरेज 20,000 के अंदर अगर आना है ठीक ठाक कॉलेज में 20,000 के अंदर तो आना ही पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है
कि वो सारे क्वेश्चन बना के चले जाएंगे, तो सबको आता है, सबको आता है तो फिर आपको आपको मार्क्स अलग से थोड़ी आ जाएगा। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाने होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा डिफरेंस रहता है, छोटा छोटा चीज को ध्यान देने की जरूरत है और उसको इग्नोर नहीं करना। क्या बच्चा क्या करता है पता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेगा, अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब वो मान लो इस यहाँ ये आंसर ले आया, ये आंसर माना तो आसान था, अब क्वेरी डिसाइड नहीं कर पाया और क्वेरी के लिए वो आंसर देख लिया, है ना। अब उसको क्या लगता है, अरे कौन सा बड़ी बात था, ये तो हम तो बना ही लेते, है ना। पर एक्चुअल में उसको इसका लॉजिक ही नहीं पता उसको। अभी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया, होगा क्या, वो फिर से आंसर ले आएगा, लेकिन इससे वो फंस जाएगा क्योंकि उसने एक प्रॉपर लॉजिक तैयार नहीं किया था। तो पीवाईक्यू जो है ना, पीवाईक्यू जो आप बनाते हैं, पीवाईक्यू में ये नहीं किसी सवाल सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो गया हमारा काम। पीवाईक्यू एक ऐसा बुक है जहां से आपको समझना है कि क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है, किस पैटर्न से क्वेश्चन आ जा रहा है, उसमें जो भी चीज दिया जा रहा है उसको हम लॉजिकली समझे। क्वेश्चन बनाने के लिए तो 1000 बुक बना सकते हैं, पर उसके अंदर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझ के बनाना है और तुरंत आंसर पर जंप नहीं करना है। कई बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन ट्राई करेगा, बना तो बना, नहीं तो तुरंत या तो वो गूगल से कर लेगा, स्कैन करके आंसर देख लेगा, या नहीं तो फिर सीधा सीधा आंसर जो बुक में दे रखा था वो देख लेता है और उसको क्या लगता है कि हम समझ गए। पर रियलिटी ये है कि अगर आप तुरंत सॉल्यूशन को देखेंगे, आप कुछ नहीं समझे हैं। आपको उस टाइम में लगेगा कि हम समझ गए, लेकिन वो रियलिटी में ये है, रियल में, कि आप नहीं समझे कुछ भी। आपको अगले दिन अगर सेम क्वेश्चन दे दिया जाए, आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कभी भी अगर मान लो थोड़ा बहुत हिंट लेते भी हो, तो आप पहले अपने आप को पूरी तरह से उस चीज को समझाओ, आप समझो उस चीज को, और ना समझना है तो जैसे मेरे से पूछ लो और उसको फिर आगे बढ़ो। ये नहीं कि मतलब देख लिए, हो गया, कर लेंगे, बन जाएगा, ये सब वो चलता है लोगों को, ठीक है। और इससे कभी भी आप एग्जाम में फंस जाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो एग्जाम में पूरी तरह से बनाना है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखिए दो ही बात है, या तो बनता है तो मार्क्स आएगा, अगर आपसे नहीं बना या गलत बना, तो नहीं बना तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो भी ज्यादा ठीक नहीं, तो कुछ क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा आपको। ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम बैठे रह गए तो हम तो कुछ किए ही नहीं, वो भी दिक्कत है। तो आपको क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन बनाने में क्या है कि सही बनाना जरूरी है। अगर आपने गलत बनाया तो सही बना उसमें से भी जाएगा, इसीलिए एक्यूरेट आंसर है। क्योंकि रिटन एग्जाम तो है नहीं, रिटन एग्जाम में क्या होता है कि भाई अगर आप कुछ स्टेप सही बना रखा है उसका मार्क्स दे दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन होना रिटन एग्जाम में, अब कोई बच्चा ये आंसर ले आया, ये नहीं ला पाता हूँ, उसको क्या होता है, अगर मान लो 3 मार्क्स का तो 2 मार्क्स दे दिया जाता है, 1 मार्क्स काट लिया जाता है उसका। पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम ये नहीं होता है, अगर थोड़ा भी गलत हुआ सीधा माइनस। इसलिए कंप्लीट कंसेप्ट को समझ के बनाना है। क्वेश्चन को आप लोग तब तक नहीं छोड़ा करो, तब तक आगे नहीं बढ़ा करो जब तक आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाता है। जब पूरी तरह समझ में आ जाए तभी आगे बढ़ना है। और आप सोचेंगे कि जंप करते कई लोग सिलेबस चक्कर पर आ रहा है, उसको लगता है कि पूरा पढ़ डालना है, पूरा पढ़ने वाले से नहीं होता है। आप जितना जानते हैं उतना बहुत अच्छे से जानो, इस लेवल से जानो कि उसके बाहर उससे अगर क्वेश्चन आ गया तो आपसे श्योर शॉट बनना चाहिए। आपके 15 चैप्टर आप हर एक सब्जेक्ट का, मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का, अगर 15 चैप्टर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, इस लेवल का स्ट्रॉन्ग करते हो कि मतलब आपको उसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई सवाल ही नहीं होगा, मतलब आप 100% बना लोगे, तो आपका सिलेक्शन होने के चांस है 99.99% और बहुत अच्छे रैंक्स, ठीक है। क्योंकि 15 चैप्टर अगर बहुत अच्छा है आपका, तो मान लो कि 15 अगर क्वेश्चन भी लेके चलते हैं, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन 45 क्वेश्चन होता है, 45 क्वेश्चन में आप 100% श्योर हो, दैट इज 180 मार्क्स। और ऐसा तो है नहीं कि बाकी चैप्टर में आपसे कुछ नहीं बनेगा, कुछ क्वेश्चन और बन ही जाएगा आपसे, तो ये ठीक ठाक इतने मार्क्स आ जाएंगे कि आप बहुत अच्छे रैंक पर आ जाएंगे। पर इतना ही करने की जरूरत है और ये प्लान के साथ चलेंगे तो बहुत आसानी से हो भी जाएगा। क्योंकि 11 12 मिला के 15 चैप्टर करना कौन सी बड़ी बात है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। और एक और चीज करना कि जेईई में जो है ना, एक चीज ध्यान रखो, जो चैप्टर तुमको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, जैसे कोई चैप्टर ऐसा है तुमको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, उस चैप्टर को और स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। जो चैप्टर पकड़ में आ जा रहा है, जैसे कोई चैप्टर हो, जैसे कोई प्रोबेबिलिटी मान लो, अब प्रोबेबिलिटी तुमने पढ़ा है लेकिन तुमको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उसको इतना कर लो कि अगर किसी से क्वेश्चन आए तो बना देंगे, ज्यादा हार्ड आएगा तो भी पूछ देंगे। लेकिन जैसे मान लो तुमको 3D पर है, अब 3D तुमको बहुत अच्छे समझ में आ गया, राइट 3D, तो उसको इतना अच्छा से कर लो कि उसका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। पर ये प्रोसेस से करोगे तो बहुत आसानी से परफेक्ट कर पाओगे, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप ये जो है ना हवा हवाई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, तो आप समझा करो, फॉर्मूला कंसेप्ट सारा चीज को दिमाग में रखो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा और फास्ट भी हो जाओगे।
ठीक है, लॉजिकली करेक्ट बनाओगे ना तो बहुत फास्ट बनाओगे। और जब आपके मन में खुद ही लॉजिकली करेक्ट नहीं हो, आपको लगता है कि मतलब हम कभी गलत कर सकते हैं, तो आप कभी फास्ट नहीं हो सकते। फास्ट वही लोग होते हैं जिनको पता होगा कि हम लोग कर रहे हो एकदम सही है। ठीक है, तो ये सारा एक्सपेरिमेंट आप क्लास में क्या करो, जो भी आपको दिक्कत हो मेरे से पूछा करो। और मतलब कोई क्वेश्चंस में नहीं बनता है तो यहाँ पर लेके आना है, गूगल वगैरह से नहीं देखना है। ठीक है ना, मतलब सॉल्यूशंस इतना जल्दी देखना है। समझ पा रहे हो बात? और एक दिन में ऐसा हुआ सोचो कि 1000 क्वेश्चन बनाएंगे तभी तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर नहीं करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। आप 10 क्वेश्चन बहुत बढ़िया बना लो, वो 500 क्वेश्चन ना बने। अब पता चला कि एकदम कोई इजी सा बुक बना रहे हो, उसमें 100 क्वेश्चन बना रहे हो तो कौन सी बड़ी बात है, उससे क्या ही हो जाए। लेकिन कोई ढंग के बुक से बना रहे हो, कोई पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व कर रहे हो, उसमें एक दिन में 15 क्वेश्चन भी तुम सॉल्व करते हो, तो क्वांटिटी वाला बात नहीं, क्वालिटी वाला बात है। उसमें क्वालिटी आपका जनरेट हो रहा है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं कि इतना घंटा पढ़े इतना ही क्वेश्चन बनाए, तो क्या हो गया। है ना, सीख तो रहे हो ना, उस पर ध्यान दो। और क्वेश्चन खुद से बनाने पर ध्यान दो। 3 वर्ड बने, 4 वर्ड बने, बनाओ, तभी आपका लेवल बढ़ेगा। नहीं तो फिर वो स्टेप कर जाओगे एक पॉइंट पर, और वो धीरे धीरे दिक्कत करेगा। तो इस तरह से, इस तरह जैसे ही टॉपिक पढ़ लिए मान लो, आपको जो टॉपिक पढ़ लेते हो उसका क्वेश्चन जहां भी दिख जाए, गलती से किसी ने पूछ लिया आपको, तो आपको बताना है। ये नहीं कि भाई हमको याद नहीं है, पढ़े थे, है ना, अभी दिमाग में नहीं है। तो उसको तो आप देखो बना ही दिए, और उसको क्या देखो बनाए, वो तो किसी और से पूछ लेगा, लेकिन आप अपने आप को देखो जरूर बना रहे हैं। ये क्या लॉजिक हुआ कि पढ़े थे याद नहीं है? अरे भाई, तुम पढ़े तो क्यों याद करें? याद रहना चाहिए, तो रिविजन करो, सीधी बात है। तो ये सब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये सब नहीं करोगे तो फिर तो होगा। ठीक है, और थोड़ा मोबाइल वगैरह से दूर रखो। मैंने क्लास में मोबाइल ऑन कर रखा है, भाई पढ़ने टाइम में कम से कम बैग में रखा करो मोबाइल। इतना भी क्या है कि मतलब